सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग चल रहे थे लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में। लैंगिक जनन की घटना, कल इनके बारे में हम लोग देख रहे थे कि लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखी थी लैंगिक जनन की कौन सी घटना, निषेचन पूर्व की घटना। निषेचन पूर्व की घटना के बारे में देखा था। दूसरी देखी थी निषेचन की घटना, और तीसरी है निषेचन पश्च की घटना। तीन घटनाएं हैं, ठीक है। निषेचन पूर्व की घटना, दूसरी देखी थी निषेचन की घटना, और तीसरी थी निषेचन पश्च की घटना, ठीक है। तीन घटनाएं हमने देखी थी। निषेचन पूर्व की जो घटना थी, इस घटना को हमने तीन भागों में बांटा था। तीन भाग कौन कौन से? सबसे पहला देखा था युग्मक निर्माण के बारे में, दूसरा देखा था युग्मकों की संख्या में वृद्धि के बारे में देखा था, और तीसरा देखा था हमने कौन सा, युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। तीन देखे थे। दूसरा हमने देखा था और युग्मक स्थानांतरण में बताया था कि किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। या तो माध्यम कौन से? अब देखो, युग्मकों के स्थानांतरण के माध्यम जंतुओं के अंदर बात करें, स्थलीय जंतुओं के अंदर, तो युग्मक स्थानांतरण का माध्यम जो होता है वो नर जीव के द्वारा मादा जीव के शरीर में कॉपुलेशन की क्रिया के द्वारा छोड़े जाएंगे। लेकिन पादपों की बात करें तो पादपों में लोअर प्लांट्स जो हैं, अर्थात थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या कुछ कवक होती हैं, उनके अंदर तो माध्यम क्या होता है, युग्मक माध्यम का जल, ठीक है। उसके अलावा हायर प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, इनके अंदर पादपों में युग्मकों के स्थानांतरण का माध्यम जो होता है या तो वायु होगी, या कोई कीट होता है, या किसी भी माध्यम से युग्मक जो होते हैं नर भाग से मादा भाग के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगली घटना देखी थी हमने निषेचन की घटना। निषेचन का मतलब क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों युग्मकों का आपस में मिलना। ये घटना कौन सी होगी, निषेचन की। और फिर इनके जो केंद्रक होते हैं ना, इनके केंद्रक आगे चल के क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाते हैं। इस घटना को हम सिनगेमी या केंद्रक संलयन के युग्मकों का आपस में मिलना, ये घटना कौन सी होगी, युग्मक संलयन की घटना, ठीक है, युग्मक संलयन। और युग्मक संलयन के प्रकार आपको बताए थे 5 प्रकार, ध्यान हो तो वो पहले ही बताए थे, युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन, ये मैंने पहले भी बताए थे वीडियो में, और लिखवाए थे भी ये अलग से कि युग्मक संलयन 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनना, होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, पीडोगैमी एंड ऑटोगैमी, 5 प्रकार आपके लिए बताए थे। अब अगला आता है केंद्रक संलयन। केंद्रक संलयन में क्या होगा, दोनों के अगुणित अगुणित केंद्रक मिलके किसका निर्माण करेंगे, एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। और ये अगुणित अगुणित केंद्रकों से मिलकर द्विगुणित केंद्रक युक्त जो ये कोशिका होती है, इसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं, जायगोट के नाम से जानते हैं। अर्थात इन दोनों केंद्रकों के मिलने से किसका निर्माण हो चुका है, अब युग्मनज का, अर्थात जायगोट का निर्माण हो चुका है। तो अगली जो प्रावस्था आती है वो कौन सी आएगी, निषेचन पश्च की अवस्था आएगी। अगली घटना जो है पश्च की घटना है वो, क्योंकि यहाँ पे केंद्रक आपस में मिल गए, निषेचन क्रिया हो गई, निषेचन होने के बाद में इसका निर्माण हुआ है, तो इसलिए ये निषेचन पश्च की घटना होती है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि क्या कारण है कि जायगोट को निषेचन पश्च की घटना में शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि जायगोट का निर्माण जो होता है वो निषेचन के बाद में होता है, अर्थात दोनों अगुणित केंद्रकों के संलयन के पश्चात किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मक संलयन के बाद में जायगोट का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब ये घटना किसमें आ रही है, निषेचन पश्च की घटनाओं में आ रही है। अगली बात, तीसरा है निषेचन पश्च की घटना कौन कौन सी हैं। देखो, निषेचन पश्च की घटनाओं को 2 भागों में बांटा है। एक तो है युग्मनज निर्माण, जायगोट फॉर्मेशन, और दूसरी है भ्रूणावस्था।
भ्रूणावस्था, या इसको भ्रूण जनन के नाम से जानते हैं, सॉरी भ्रूणावस्था नहीं, भ्रूणोद्भव, इसको बोलते हैं भ्रूण जनन के नाम से भी जानते हैं, या एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, सबसे पहले युग्मनज निर्माण के बारे में बताया था। ये आपको मालूम ही है कि दोनों अगुणित केंद्रकों से या अगुणित कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। अब युग्मनज विकास के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। युग्मनज विकास के आधार पे जीव दो प्रकार के हैं, और वो दो प्रकार हम इसके बाद में अलग से क्वेश्चन लेके चलेंगे, उनके इसी में ही है वो, लेकिन अलग से पूछे जाते हैं वो। अच्छा, जब भी युग्मनज का निर्माण होगा ना, तो युग्मनज का जब निर्माण होगा तो इस कोशिका के अंदर लगभग पोषक पदार्थों की इतनी मात्रा होती है कि लगभग ये मैक्सिमम 7 दिन तक, लगभग 7 दिन तक युग्मनज जो होता है ना, वो अपने लिए पहले से ही क्या कर लेता है, भोज्य पदार्थों को या पोषक पदार्थों को अवशोषित करके रखता है। ठीक है, अब लगभग मैक्सिमम 7 दिन बताए हैं। इसके बाद में क्या होता है कि युग्मनज से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का, और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा। तो भ्रूण के निर्माण के दौरान इसमें कल अवस्था बताई थी कौन कौन सी, फर्स्ट मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्टूला। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं बताई थी। मोरूला अवस्था जो होती है, ये कौन सी अवस्था होगी, 8 कोश की अवस्था जो होती है, 8 से 16 कोश की अवस्था, वो कौन सी होगी, मोरूला। 16 से 32 कोश की अवस्था ब्लास्टूला, एंड 64 कोश की अवस्था, 32 से 64 कोश की अवस्था जो होगी वो कौन सी कहलाती है, गैस्टूला फेज कहलाती है। ठीक है, अगली है भ्रूणोद्भव या भ्रूण जनन। भ्रूण जनन जो होता है ना, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, 3rd चैप्टर के अंदर आएगी कि कौन सी अवस्था में, 3rd चैप्टर में है ये, कौन सी अवस्था में निर्मित भ्रूण। ठीक है, निर्मित भ्रूण का मतलब है युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना। निर्मित भ्रूण गर्भाशय की दीवार से रोपित होता है, तो कौन सी अवस्था में होगा, वो ब्लास्टूला फेज के अंदर होगा। ब्लास्टूला अवस्था जो आती है, इसमें ही भ्रूण माता के गर्भाशय से जुड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब आती है भ्रूणोद्भव या भ्रूण जनन किसे कहते हैं। देखो जनन शब्द आ गया है, तो जनन का मतलब उसका निर्माण होना। कल भी आपको बताया था कि युग्मनज से किसका निर्माण होना, भ्रूण का निर्माण होना। यही घटना कौन सी कहलाती है, भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव की घटना कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब भ्रूण जो होता है ना, एक निश्चित समय के बाद में, भ्रूण जो होगा एक निश्चित समय के बाद में क्या होगा, माता के गर्भ से, माता के गर्भ से कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रसव क्रिया के नाम से जानते हैं। 3rd चैप्टर में लास्ट का पॉइंट आएगा ये आपके लिए कि प्रसव क्रिया किसे कहते हैं। तो जब ध्यान से सुनो कि युग्मनज का निर्माण हुआ, तो युग्मनज निर्माण से लेके, युग्मनज से लेके और जब तक प्रसव क्रिया नहीं हो तब तक, अर्थात प्रसव क्रिया तक का जो समय होता है, इस दौरान जो भ्रूण गर्भ में रहता है ना, इस समय अवधि को हम गैस्ट्रेशन पीरियड के नाम से या गर्भावधि के नाम से जानते हैं। उस जीव की गर्भावधि बोलते हैं। जैसे मानव की गर्भावधि जो होती है ना, मानव की गर्भावधि 270 से 280 दिन की होती है, लगभग 9 महीने की होती है। ठीक है, गैस्ट्रेशन पीरियड जो होता है या गर्भावधि जो होती है मानव के अंदर 270 से 280 दिन की होती है। ठीक है, सामान्य रूप से यदि हम बात करें। कोई ऐसे कई केस हो जाते हैं, रियर केस, जिनके अंदर ये समय ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन सामान्य या औसतन हम देखें तो 270 से 280 दिन का गैस्ट्रेशन पीरियड होगा इसके अंदर। ठीक, तो ये 3 घटनाएं हो गई आपकी, किसकी, लैंगिक जनन की घटनाएं हो गई। और लगभग इसी के साथ में क्या है, इसी के साथ में ये चैप्टर जो है वो भी लगभग कंप्लीट ही है। लेकिन कुछ क्वेश्चन और हैं इसके अंदर, वो आज आपके लिए सॉल्व कराते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं
ये कल आपके लिए बताया था, निषेचन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतःनिषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। दो प्रकार का निषेचन होता है, अंतःनिषेचन एंड बाह्य निषेचन। अब देखो, दोनों की हमने कल परिभाषा पढ़ ली थी, एग्जाम्पल भी देख लिए थे। अब इनमें एक दो अंतर भी देख रहे हैं हम लोग, अंत और बाह्य निषेचन में अंतर भी, क्योंकि अंतर आ सकते हैं इनके अंदर, ज़्यादा नहीं आएंगे आपको, दो अंतर आपको, या मैक्सिमम पूरी बुक के अंदर किसी में भी 4 अंतर आपको याद रखने हैं। देखो, अंतःनिषेचन जो होता है, अंतःनिषेचन अधिकांशतः किन प्राणियों में होता है? स्थलीय प्राणियों में होगा, अधिकांशतः स्थलीय प्राणियों में होता है, ध्यान रखना। और बाह्य निषेचन जो होता है ये अधिकांशतः किन में होगा? जलीय प्राणियों में होगा, और जलीय प्राणी या उभयचर प्राणी जो होते हैं जैसे मेढक, इनके अंदर होगा। ठीक। दूसरा, अंतःनिषेचन जो होता है, अंतःनिषेचन में निषेचन की क्रिया माता के शरीर के कहाँ होगी? बाहर की तरफ, अंदर। माता के शरीर के कहाँ होती है? अंदर होती है। जबकि बाह्य निषेचन में कहाँ होती है? ये बाहर की तरफ होती है। ठीक है। अगली चीज कि अंतःनिषेचन के लिए, ध्यान से सुनना, अंतःनिषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, जल माध्यम के रूप में कोई आवश्यक नहीं है। जबकि बाह्य निषेचन में माध्यम के रूप में किसकी आवश्यकता होगी? जल अति आवश्यक होता है, क्योंकि यही युग्मकों को गति कराने में सहायक होगा। अगला, अंतःनिषेचन जो होता है ना, अंतःनिषेचन में भ्रूण का परिवर्धन जो होगा, भ्रूण का परिवर्धन कहाँ होगा? मादा शरीर के अंदर होगा या बाहर होगा? बोलो, अंदर होगा। ठीक है। अंतःनिषेचन में भ्रूण का परिवर्तन या युग्मनज का विकास जो होगा वो माता के शरीर के या तो अंदर होगा अथवा वो कहाँ होगा? बाहर होगा। ठीक है। जबकि बाह्य निषेचन में भ्रूण का परिवर्तन जो होता है वो हमेशा कहाँ होगा? माता के शरीर के बाहर होगा। अब यहाँ दो शब्द आए, अंदर और बाहर। ठीक है। इनमें अंतर क्या है? ध्यान से सुनना कि युग्मनज विकास के आधार पे, ध्यान से सुनो, चलो इन्हें अभी एक बार इनको अंतर क्लियर कर दें, फिर इन दोनों पॉइंटों को लेके चलेंगे यही की यही। अगला कि अंतःनिषेचन में क्या होता है? अंतःनिषेचन में जिन प्राणियों में युग्मनज का विकास मादा के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर होगा ना, उनमें क्या होता है? उनकी उत्तरजीविता, उत्तरजीविता कैसी होती है? अधिक होती है। अर्थात उनके जीवित रहने की संभावना कैसी होगी? अधिक होगी। जबकि बाह्य निषेचन में कैसी होती है? उत्तरजीविता कम होती है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए बन के आ रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। ये दो क्वेश्चन यहीं से, इसके अलावा इनके एक दो एग्जाम्पल आप लिख लेना, एग्जाम्पल तो लिख लेंगे ना इनके। ठीक है। अब देखो, ये दो शब्द मैंने बोले हैं, इनमें क्या अंतर है? यहां इनको समझते हुए चलना। देखो, ये बताया था कि अंतःनिषेचन जो होता है उसमें भ्रूण का परिवर्तन मादा शरीर के अंदर भी होगा और कहाँ होगा? बाहर भी होता है। अब ध्यान से सुनना, आपने कॉर्डेट्स कितने प्रकार के पढ़े हैं? कॉर्डेट्स 5 प्रकार के पढ़े हैं। सबसे पहला है पिसीज, दूसरा है एम्फीबिया, तीसरा है रेप्टिलिया। ये ध्यान है, पढ़े होंगे शायद कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्लास में, भूले बिसरे कहीं पढ़े होंगे। अच्छा, इसके बाद में एवीज, और 5वां है मेमेलिया। ये 5 हैं कॉर्डेट्स, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज। ये चारों की चारों जो होते हैं ना,
इनके अंदर भ्रूण का परिवर्तन कहाँ होगा? मादा शरीर के बाहर होगा। पहली बात, मादा शरीर के कहाँ होगा? बाहर। जबकि मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स के अंदर या स्तनधारी प्राणियों के अंदर भ्रूण का परिवर्तन या युग्मनज का विकास कहाँ होगा? मादा शरीर के अंदर होगा। आगे समझ में? इसलिए यहाँ पे हमने अंदर और बाहर दोनों शब्द लिखे हैं, जबकि बाह्य निषेचन में केवल और केवल कहाँ लिखा था? बाहर की ओर। अब देखो, मछलियों में बाह्य निषेचन मिल रहा है, एम्फीबियंस के अंदर भी कुछ के अंदर बाह्य निषेचन मिलता है, कुछ रेप्टिलियंस ऐसे हैं जिनमें बाह्य निषेचन मिलेगा, लेकिन मोस्टली कैसा है? अंतःनिषेचन मिलेगा। एवीज के अंदर भी क्या होगा? अंतःनिषेचन होगा, लेकिन भ्रूण का परिवर्तन तो बाहर हो रहा है ना। इसमें अंडे देते हैं, नहीं देते ये? तो अंडे मादा के शरीर में ही बच्चे को पैदा करेंगे या बाहर निकल के उनसे बच्चे निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। लेकिन मैमेलिया स्तनधारी प्राणी जो हैं उनमें बच्चे का जन्म या शिशु का निर्माण माता के शरीर के अंदर ही होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए यहां मैंने ये दो शब्द लिखे हैं, अंदर और बाहर। क्लियर है? दूसरी लाइन ये लिखी थी, उत्तरजीवता अधिक होती है। देखो, क्वेश्चन आया था एक बार, उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या है, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम युग्मनज के विकास की बात कर रहे हैं। हमने पहले तो ये देख लिया कि युग्मनज का विकास निषेचन के दौरान किन जीवों में कहां कहां पे होता है, किन में अंदर होगा, किन के अंदर बाहर होगा। अब हम यहां देख रहे हैं कि युग्मनज का विकास, युग्मनज का विकास जो होता है, इस विकास के आधार पे जीवों को हम दो भागों में बांट के चल रहे हैं, या भ्रूण के परिवर्तन के आधार पे हम जीव को दो भागों में बांट के चल रहे हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? ये आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़े हैं। एक तो होते हैं अंड प्रजक और दूसरे होते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक, इनको हम जरायुज भी बोलते हैं। ओविपेरस, इनको ओविपेरस और इनको विविपेरस के नाम से जानते हैं, ठीक है? या इनको हम अंडज के नाम से भी जानते हैं, अंडज, ओविपेरस, और ये विविपेरस होते हैं। क्लियर है यहां तक? 6th क्लास यदि आप लोगों ने पढ़ी होगी तो वहां पे साइंस में इनके नाम आए होंगे, दूसरे या तीसरे चैप्टर में थे शायद। तो अंड प्रजक किन्हें कहते हैं? कि ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास या भ्रूण का विकास किसके अंदर होता हो? अंडे के अंदर होता हो, ठीक है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें भ्रूण का या शिशु का या फिर युग्मनज का विकास जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट के बना, कैल्शियम कार्बोनेट से बना आवरण जो होता है, आवरण के कहाँ होगा? अंदर होगा। अंडा देखा होगा सबने, अंडे के बाहर कवच होता है, वो कवच किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3 का होगा। तो ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास या भ्रूण का परिवर्तन कहाँ होता हो? अंडे में होता हो, ठीक है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास या भ्रूण का विकास कैल्शियम कार्बोनेट से बने आवरण के अंदर होता हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंड प्रजक या फिर अंडज या ओविपेरस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई यहां तक? अब कौन कौन से ऐसे जीव हैं? देखो, यदि हम कॉर्डेट्स की बात करें तो सबसे पहले पिसीज, पिसीज, दूसरे हैं एम्फीबिया, तीसरे हैं रेप्टिलिया, चौथे हैं एवीज और पांचवें हैं मैमेलिया। इन पांचों कॉर्डेट्स के अंदर केवल हम कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। पहली वीडियो से आपको बार बार बोला था कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स याद रखने हैं। तो पिसीज के अंदर कौन आती हैं? मछलियां आती हैं ना। एम्फीबिया के अंदर ऐसे प्राणी जल और स्थल दोनों पे रहते हो। रेप्टिलिया के अंदर वे प्राणी जो रेंग के चलते हों, जैसे सर्प वगैरह। एवीज के अंदर वे प्राणी जो आकाश में उड़ते हैं, ठीक। और मैमेलिया के अंदर स्तनधारी प्राणी आएंगे।
तो पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया ये सभी प्राणी कैसे होते हैं? अंड प्रजक होते हैं। पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एवीज ये चार संघ जो होते हैं ये चारों कैसे होते हैं? अंडज प्राणी होते हैं। अर्थात इनमें भ्रूण का विकास जो होगा या युग्मनज का विकास जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने जो आवरण होते हैं उनके अंदर होगा, और मादा शरीर से कहाँ होगा? मादा के शरीर से बाहर होगा। इसलिए कहाँ गए वो? इसलिए यहाँ पे ये शब्द लिखा है। आगे समझ में नहीं आया? अच्छा, अब इसके बाद में देखो, ये मैमेलिया से हमें मतलब नहीं, ये हमने हटा दिया। अब पिसीज और एम्फीबिया क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंड प्रजक पिसीज और एम्फीबिया ये जो प्राणी होते हैं ना, इनके अंडों पे पाया जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट का जो आवरण होता है वो रेप्टिलिया और एवीज प्राणी जो होते हैं इनके अंडों पे पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण की तुलना में कम मजबूत होता है। अर्थात इन चारों का यदि हम कंपेयर करें ना, तो रेप्टिलिया और एवीज इन प्राणियों के अंडे पे पाया जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण जो होता है वो तो कैसा होता है? मजबूत होता है। जबकि पिसीज और एम्फीबिया के अंडों पे पाया जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण कम मजबूत होता है। बैठ गई समझ में? यदि हम इन दो तरह के हो गए यहाँ प्राणी, एक तो कम मजबूत अंडे वाले और एक ज्यादा मजबूत अंडे वाले, तो इन दोनों में से किसकी उत्तरजीविता, किन अंडजों की या किन ओविपेरस प्राणियों की उत्तरजीविता अधिक होगी? किसकी होगी? जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण कैसा मिलेगा? मोटा मिलेगा, उनकी होगी। और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एवीज और रेप्टिलिया। आया होगा शायद सबके समझ में ये, ठीक है। अब अगला है कौन सा? सजीव प्रजक प्राणी, इनको विविपेरस के नाम से जानते हैं। ये कौन से होते हैं? कि ऐसे प्राणी जिनमें भ्रूण का विकास, ध्यान से सुनना, जिनमें भ्रूण का विकास या जिनमें युग्मनज का विकास जो होगा वो कहाँ होता है? माता के गर्भाशय में होता है, अर्थात मादा के शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर, ठीक है। और ये किसको जन्म देते हैं? ये प्रसव क्रिया के द्वारा, शिशु का जन्म होता है किसके द्वारा? प्रसव क्रिया के द्वारा। ये किसको जन्म देते हैं? नवजात शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है, नवजात शिशु को। हेलो, हाँ जी, कैसे? हिंदी तो क्या नाम है, नाम वो है पवन जी है। हाँ चलो, आवाज चला रहा बच्चा। तो देखो, युग्मनज का विकास कहाँ होता है? मादा शरीर के अंदर होता है। और मादा जो होती है ना, निश्चित समय के बाद में, अर्थात जब गर्भावधि पूर्ण हो जाती है उसके बाद में प्रसव क्रिया के द्वारा वो किसको जन्म देते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमेलिया या स्तनधारी प्राणी जो होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? कैसे होंगे? सजीव प्रजक प्राणी होते हैं। अब यहीं से देखो एक क्वेश्चन बनना है। चमगादड़ देखी होंगी, चमगादड़ उड़ती है, आकाश में उड़ेगी ना, रात्रि के समय उड़ती है, तो इनको हम पक्षी नहीं बोलेंगे। पक्षी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि चमगादड़ कैसे होते हैं? चमगादड़ के फर्स्ट ऑफ ऑल चमगादड़ के अंदर रियल फिन्स नहीं पाई जाएंगी।
मतलब वास्तविक पंख नहीं होते हैं। दूसरा कि ये चमगादड़ कैसे प्राणी होते हैं, सजीव प्रजक प्राणी होते हैं, अर्थात ये कैसे प्राणी होंगे, जो कि शिशु को जन्म देंगे। ठीक है, ये प्राणी यदि अंड प्रजक होते ना, अंड प्रजक होते तो चमगादड़ को हम किस में शामिल कर देते, पक्षी वर्ग में शामिल कर देते, एवीज में शामिल कर देते। लेकिन ये पक्षी वर्ग में शामिल नहीं की गई है, ये किस में शामिल की गई है, जरायुज प्राणियों में। क्यों? क्योंकि ये कैसे शिशु को जन्म देते हैं। और दूसरा, इनके अंदर स्तन ग्रंथियां या मैमल्स ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही व्हेल का नाम सुना होगा, व्हेल मछली या डॉल्फिन मछली। ये मछली है, नाम के पीछे हम मछली शब्द लगा रहे हैं, नाम के पीछे, लेकिन ये मछली वर्ग में शामिल ना होके ये किस में रखी गई हैं, मैमेलिया में। किस में रखी गई हैं ये, मैमेलिया में रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं मैमेलिया में? पहला रीजन तो ये है कि ये अंडे नहीं देते, इनमें भ्रूण का विकास अंडे में नहीं होता। इनमें ये प्राणी कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं, ना कि कैसे हैं, अंडज। ठीक है। दूसरा, इनमें क्या मिल रही हैं, स्तन ग्रंथियां। जो प्राणी जरायुज होंगे, ध्यान से सुन लेना, जो प्राणी जरायुज हैं, ओविपेरस हैं, उन प्राणियों में स्तन ग्रंथियां 100% 100% पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये युग्मनज विकास के आधार पे हो गए, ये आ गई समझ में, अंदर और बाहर वाली। अच्छा, उत्तरजीविता वाली। अब बात आती है कि इन दोनों प्राणियों में से किसकी उत्तरजीविता अधिक होगी। बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनना। आज क्वेश्चन कराएंगे लास्ट ईयर के आए हुए जितने भी हैं, प्लस बुक के पीछे या चैप्टर के पीछे वाले जो क्वेश्चन है ना, वो भी सॉल्व करा देंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड और भी बोर्डों में आया हुआ, कि क्या कारण है, क्वेश्चन सुन लेना, क्या कारण है कि अंड प्रजक प्राणियों की उत्तरजीविता, उत्तरजीविता इनके सर्वाइवल को बोलते हैं, जीवित रहने की क्षमता जो होती है, अंड प्रजक प्राणियों का सर्वाइवल जो है वो या उत्तरजीविता सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में कम होता है। एक क्वेश्चन तो ये है, इसी को घुमा के बोल रहे हैं, क्या कारण है कि सजीव प्रजक प्राणियों की उत्तरजीविता या इनकी जीवित रहने की संभावना अंड प्रजक प्राणियों की तुलना में कैसी होती है, अधिक होती है। क्यों? अब उसका रीजन सुन लेना। देखो, सजीव प्रजक प्राणी जो होते हैं इनमें युग्मनज का निर्माण, युग्मनज का या इनमें भ्रूण का निर्माण कहां पे होता है, मादा शरीर से कहां होगा, सोचो, इनमें कहां होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। ये चीजों पर ध्यान देते चलो, मैं पहले से बोलता चला, मादा शरीर के अंदर होगा। तो मादा जो होती है ना, भ्रूण, जब तक प्रसव क्रिया नहीं होगी तब तक ये भ्रूण या शिशु जो भी होगा, चाहे युग्मनज हो, भ्रूण हो, शिशु हो, कोई भी हो, माता जो होती है वो उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। आपने कई बार अपने घरों में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में देखा भी होगा, जंतुओं के अंदर, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इनके अंदर भी, या घर के किसी लेडीज में भी देखा होगा, जब भी वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। जैसे जैसे उनका गैस्ट्रेशन पीरियड बढ़ता हुआ जाएगा उनकी केयर बहुत ज़्यादा हो जाती है, होती है नहीं होती है। तो माता जो होती है ना, माता शिशु को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है, पूर्ण सुरक्षा। मनुष्य ही नहीं, जंतुओं के अंदर, जानवरों के अंदर भी आपने देखा होगा कि माता जो होती है वो अपने शिशुओं की सुरक्षा के लिए, चाहे उनसे बड़ा कितना भी जानवर हो, कोई भी हिंसक पशु हो, उससे भी भिड़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये प्राणी जो होते हैं ना, इनमें माता जो होती है वो अपने शिशु की या भ्रूण की पूर्ण सुरक्षा करती है। इसलिए, और जबकि अंड प्रजक प्राणियों में क्या होता है कि उन्होंने अंडे दे दिए और अंडों के अंदर ही किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, शिशु का निर्माण होगा। तो शरीर से बाहर हैं तो इसलिए इनकी उत्तरजीविता कम होती है, क्योंकि इनका क्या होता है कि नष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। कई बार क्या होता है, दीपावली की जब हम लोग सफाई करते हैं घरों में,
तो कई बार हम ऊपर कहीं सफाई कर रहे हो, आपने देखा होगा छिपकली के अंडे गिर जाते हैं, गिरते नहीं गिरते? या जैसे आपने कहीं पे कोई भी पोल्ट्री फार्म हो, वहां जाके देखो जैसे 100 अंडे हैं, तो 100 अंडों को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो कुछ अंडे फूट भी सकते हैं उनके अंदर से। तो इनकी उत्तरजीविता कम है क्योंकि माता इनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही। क्लियर हो गई? तो आगे समझ में नहीं आए? अंड परजक प्राणियों में भी आपको 2 बता दिए थे, किन पे कैल्शियम का मजबूत आवरण मिलेगा और किन पे कम मजबूत आवरण मिलेगा, उनमें भी अंतर हो गया। इसके अलावा अंड और सजीव प्रजक में भी हो गया। किसी को परेशानी हुई? यदि किसी को परेशानी आ रही हो जो ऑनलाइन क्लास वाले हैं, तो वो भी है ना एक बार कमेंट्स करके जरूर बता देना या कॉल करके बता देना, आपके लिए जो नंबर दे रखे हैं उन पे। अच्छा, तो ये उत्तरजीविता वाला समझ में आ गया? हो गए ये पॉइंट क्लियर सबके लिए? तो अब हम आगे चल रहे हैं इसके बाद में। अब देखो हमारे पास में क्या है, 2 शब्द आ रहे हैं। 2 शब्द कौन कौन से, ध्यान से सुनना। देखो एक दिन आपके लिए बताए थे कि लैंगिकता के आधार पे जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मोनोसेक्सुअली या एक लिंगी जीव, और दूसरे होते हैं उभयलिंगी या इनको बोलते हैं हम द्विलिंगी जीव के नाम से जानते हैं। ठीक है, द्विलिंगी जीव जो होते हैं इनको उभयलिंगी जीव के नाम से भी जानेंगे, ये भी नाम है, या इनको समथैलेसी जीव के नाम से भी जानते हैं, समथैलेसी। और एक लिंगी जीव जो हैं इनको विषमथैलेसी शब्द के नाम से भी जानते हैं, समथैलेसी और विषमथैलेसी। क्लियर हो गए यहां तक? एक लिंगी का मतलब होता है जिनमें केवल एक जननांग पाया जाता हो। जैसे ये जीव का शरीर है, इस शरीर पे या तो केवल और केवल नर जननांग ही मिले या केवल और केवल मादा जननांग ही मिले। ठीक है, तो वो कौन से होंगे? एक लिंगी प्राणी होंगे। अब मानव जो है, मानव कैसा प्राणी है? मानव कैसा प्राणी है? मानव का कोई भी मानव की बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर नर जननांग मिलेंगे या मादा जननांग मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे या दोनों एक ही बॉडी पे मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब है यदि किसी जीव के शरीर पर यदि केवल और केवल नर जननांग मिल रहे हो, ठीक है, या केवल और केवल मादा जननांग मिल रहे हो, मतलब नर और मादा जननांग अलग अलग जीवों में मिल रहे हो, तो ऐसे प्राणी क्या होंगे? एक लिंगी या विषम थैलेसी होंगे। थैलस का मतलब होता है शरीर, ध्यान रखना। दूसरे हैं द्विलिंगी। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जैसे केंचुआ, तो देखो जो कुछ टेक्निकल परेशानी की वजह से आपके लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ा था, तो हम लोग ये बात कर रहे थे एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव के बारे में। इनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक लिंगी, इनको हम क्या बोलते हैं? विषम थैलेसी के नाम से भी जानते हैं इन जीवों को, और इन जीवों को हम क्या बोलते हैं? समथैलेसी जीव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 2 जीव ये हो गए। और इनके बारे में आपको पहले ही बता दिया था, यदि जीव के शरीर पे, एक जीव के शरीर पे केवल एक ही जननांग पाए जाते हों, एक ही जननांग, चाहे वो नर हो सकते हैं या केवल और केवल मादा हो सकते हैं, तो ऐसे जीव क्या होंगे? एक लिंगी जीव होंगे। मानव भी एक लिंगी जीव होता है। और यदि मान के चलना एक ही जीव के शरीर पे नर और मादा दोनों ही जननांग पाए जाते हों, तो वो क्या होंगे? क्या होंगे? समथैलेसी या द्विलिंगी जीव होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि जीवों के अंदर, जंतुओं के अंदर जो जनन चक्र होता है, जनन चक्र कितने प्रकार का होता है। तो यहां पे इस चैप्टर के अंदर आपको केवल नाम पढ़ने हैं और इनकी पूरी डिटेल जो है वो आपको 3rd चैप्टर में मिलेगी। ठीक है, तो यहां आपके नाम दिए हैं। एक तो है रज चक्र, ठीक है, इसको बोलते हैं ओस्टस साइकिल।
और दूसरा है मध चक्र, या इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओसी और एमसी के नाम से इनको जानते हैं। ये मध चक्र जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल मानव के अंदर होता है, ध्यान रखना, एम से, इससे ध्यान रखना, मां से मानव, ये हो गया। एक को ध्यान रखो, दूसरे का अपने आप ध्यान आ जाएगा। तो मानव जो है ना, अब सुनो, ये स्तनधारी प्राणियों के अंदर होता है, ठीक है, स्तनधारी प्राणी। अब रज चक्र जो होता है ना, रज चक्र जो होता है ये किन प्राणियों में, ये नॉन प्राइमेट्स गण जो होता है, एक ऑर्डर होता है स्तनधारियों का, नॉन प्राइमेट्स, उसके प्राणी जो होते हैं उनके अंदर होता है। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर। अब नॉन प्राइमेट्स में भी इनको हम दो भागों में बांट के चल रहे हैं। एक तो ऐसे जीव होंगे जिनमें पूरे वर्ष में केवल एक बार ही ओस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, पूरे वर्ष में। और एक प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा बार ओस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। ठीक है, या इनको एक कालिक और इनको बहुकालिक प्राणियों के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, मोनोटाइमर और पॉलीटाइमर के नाम से भी इनको जाना गया है। तो मोनोटाइमर या एक कालिक प्राणी जैसे गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, ये हो गए। इनके अंदर क्या होता है, पूरे वर्ष में केवल और केवल एक बार ही जनन चक्र होता है। जनन चक्र का मतलब ये होता है कि मादा के जननांग जो होते हैं उनमें होने वाले परिवर्तनों को देखा जाता है। ध्यान रखना, जनन चक्र को दो भागों में बांटा है। जनन चक्र कहते किसे हैं, जनन चक्र कहते हैं मादा के जननांगों में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, और ये परिवर्तन जो होते हैं वो हार्मोनल चेंजेज होते हैं उनके अंदर। पूरी व्याख्या जो है वो 3rd चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको एक लाइन अपने दिमाग में रखनी है कि हार्मोनल चेंजेज जो होते हैं वही रिप्रोडक्शन साइकिल जो होती है उसके लिए क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। अब एक कालिक जो होते हैं उसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, गाय, भैंस। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता, ये कैसे प्राणी होते हैं जिनमें एक वर्ष में एक से ज्यादा बार जनन चक्र पाए जाते हों। ठीक है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट्स गण में रखे गए हैं। दूसरे आते हैं मध चक्र। मध चक्र जो होता है, मध चक्र ये किसके अंदर, ये प्राइमेट्स गण जो के प्राणी जो होते हैं, प्राइमेट्स गण के जो प्राणी हैं उनके अंदर मिलेगा। अब प्राइमेट्स गण के प्राणी में एम से या मां से, ध्यान रखना, मां से मानव, एक तो ये हो गया, मां से मनुष्य हो गया। दूसरा हम ये कहते हैं कि मानव के पूर्वज कौन से हैं, भाई बंदरों को मानव के पूर्वज माना गया है। बंदर, लंगूर जो होते हैं या गोरिल्ला जो होते हैं इनको मानव के पूर्वज माना गया है। ठीक है, और बंदर ये भी मानव के पूर्वज होते हैं। तो इनके अंदर कई एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो मानव के समान होती हैं। तो ये प्राणी जो होते हैं वो कौन से गण में आते हैं, प्राइमेट्स गण के प्राणी होते हैं। इनके अंदर कौन सा चक्र मिल रहा है, मध चक्र पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। ठीक है, इनकी मादाओं के अंदर होता है, ये भी मादाओं के अंदर और ये भी मादाओं के अंदर होता है। फिर से सुन लेना, इसके बारे में पूरी व्याख्या, ठीक है, विद हार्मोन विद डेज हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और यदि क्या ये देखा गया है अधिकांशतः 90%, 95% इसमें से एक क्वेश्चन आता है, वो भी मिनिमम 1 नंबर का तो आता ही है। हार्मोन्स के नाम पूछे जाते हैं इनमें से। क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक लास्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। इसका लास्ट टॉपिक ये है कि फल किसे कहते हैं। लैंगिक जनन हमने पढ़ लिया, अलैंगिक जनन हमने पढ़ लिया। तो लैंगिक जनन पादपों के अंदर किस में होता है, लैंगिक जनन की घटना जो होगी वो पादप के अंदर किस में होगी, किसके अंदर होगी, पुष्प के अंदर। तो निषेचन की जो घटना होती है, लैंगिक जनन की मुख्य घटना हमने कौन सी पढ़ी थी,
निषेचन की घटना। तो निषेचन की घटना जब होती है तो इस पुष्प पे क्या प्रभाव पड़ता है, पुष्प पे क्या प्रभाव पड़ेगा या कौन कौन से उसमें क्या होंगे, परिवर्तन होंगे, उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प में दल और बाह्य दल पुंज। ये होते हैं ना कहीं पे, ये क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं। किंतु बैंगन जो होता है ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य दल फल निर्माण तक लगे रहते हैं, जिनको चिर स्थायी बाह्य दल बोलते हैं हम। ये दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे इनको हम, पुष्प के बारे में सारी चीज आ जाएगी वहां, जो आपको 11th में भी नहीं पढ़ाई है वो यहाँ आ जाएगी आपको पुष्प के बारे में। दूसरा, पुमंग जो होते हैं, पुमंग, पुमंग में, पुमंग को दो भागों में बांटा है, कौन कौन से, परागकोश और पुतंतु। ये भी क्या होते हैं, सूख कर नष्ट हो जाते हैं, सूख कर नष्ट हो गए। इसके बाद में वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये जायांग के भाग होते हैं, 11th क्लास की चीजें हैं ये भी क्या होते हैं, सूख कर नष्ट हो जाते हैं। अंडाशय जो होता है, ये सारे अगले चैप्टर में आ रहे हैं नाम सारे के सारे, और सबकी डिटेल बताएंगे आपको। अंडाशय जो होता है ये किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाएगा। अंडाशय की जो भित्ति होती है, अंडाशय के बाहर जो भित्ति मिलेगी, ये भित्ति किस में बदल जाएगी, फल भित्ति में बदल जाती है, फल भित्ति में। अगला, अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, अंडाशय में बीजांड मिलेंगे, ये बीजांड किस में बदल जाते हैं, बीज में बदल जाते हैं। तो बीज का पहले ही बताया था, कभी ध्यान हो तो, कि बीज का निर्माण किससे होगा, बीजांड से होगा। ठीक है, अगली चीज और क्या बताऊं, ये काफी हो गए परिवर्तन इसके अंदर। ठीक, तो अंतिम जो उत्पाद होता है ना लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, कौन सा होगा, बीज होता है। पादप में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद कौन सा होगा, बीज होगा। कोई भी किसान जब, जैसे हमारे यहाँ सरसों की फसल सबसे ज्यादा फेमस है, तो सरसों की जब खेती होगी तो किसान जो होगा ना, वो फसल कटने के बाद में केवल और केवल बीजों को घर लेके आएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो सरसों की लकड़ी वगैरह जो होंगी उनको भी लेके आएगा, वेस्टेज जो होंगे उनको लेके आएगा, उनको ला भी सकता है नहीं भी ला सकता है, लेकिन बीजों को तो वो खेत से कहाँ लेके आएगा, घर पे लेके आएगा, उनको वो खेतों में नहीं छोड़ता है। देखे होंगे ये चीज तो, ठीक है। और बीज किस में पाए जाते हैं, बीज किस में मिलेंगे, फल में मिलते हैं। क्लियर है यहां तक। अब एक क्वेश्चन देखो यहीं से बन रहा है कि कौन से फल सत्य फल होंगे और कौन से फल असत्य होंगे। ठीक है, ट्रू और फॉल्स कौन कौन से होंगे, ये ध्यान से देखना। एक तो है सत्य फल और एक है असत्य फल, या इनको अवास्तविक फल के नाम से भी जानते हैं। सत्य फल और असत्य फल, सिंपल सी परिभाषा है। सत्य फल कौन से होंगे कि ऐसे फल जिनमें फल का निर्माण किससे होता हो, अंडाशय से। केवल और केवल अंडाशय से निर्मित फल जो होंगे वही फल कौन से होंगे, सत्य फल होते हैं। ठीक है। दूसरा, असत्य फल। असत्य फल कहते हैं कि यदि किसी फल निर्माण में, ध्यान से सुनना, किसी फल निर्माण में या फल निर्माण के दौरान अंडाशय के साथ साथ पुष्प का कोई भी अन्य भाग, ध्यान से सुन लेना, यदि फल निर्माण में अंडाशय के साथ पुष्प का कोई भी अन्य भाग लेता हो, फल निर्माण में भाग लेता हो, तो ऐसे फलों को हम क्या बोलेंगे, असत्य फल के नाम से जानते हैं। दोनों में आ गए ना अंतर समझ में कि सत्य फल कौन से होंगे और असत्य फल कौन से होंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर। देखो ज्यादा नॉलेज सीबीएसई बोर्ड के अंदर है क्योंकि ये दो तरह से होते हैं, ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड का होता है, और एक होता है स्टेट सीबीएसई जहां अजमेर सेंटर है नॉर्थ साइड का।
तो 4 सीबीएसई बोर्ड हैं टोटल और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बिल्कुल मतलब सेंट्रल की है, और उसके अलावा उसकी 4 ब्रांच हैं इंडिया के अंदर। तो हर ब्रांच अपना अपना अलग अलग ले रही है। तो नॉर्थ और वेस्ट का जो है वो अजमेर के अंदर सेंटर है। हमारे राजस्थान बोर्ड का भी सेंटर अजमेर में है, और सीबीएसई बोर्ड जो नॉर्थ और इसकी वेस्ट की है उसका सेंटर भी किसमें है, अजमेर के अंदर। उसके अंदर ये क्या नाम है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये कुछ स्टेट जो हैं उनमें राजस्थान बोर्ड जो सीबीएसई की ब्रांच है वो एग्जाम लेती है। तो अलग अलग सब में आते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि सेब जो होता है, सेब को आभासी फल माना गया है। आभासी का मतलब क्या होता है, अवास्तविक फल। यही तो मतलब होगा, तुमने वो पढ़े होंगे लेंस और दर्पण के अंदर आभासी प्रतिबिंब बनता है, सत्य प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी का मतलब अवास्तविक। तो सेब को आभासी या अवास्तविक फल माना गया है, क्यों, क्या रीजन है बताओ? क्योंकि इसमें जब भी पुष्प से फल का अंडाशय से जब भी फल का निर्माण होता है तो अंडाशय के साथ साथ कौन भाग लेता है, पुष्पासन जो होता है वो भी किसके निर्माण में भाग लेगा, फल निर्माण में भाग लेता है। सेब के निर्माण में या फल निर्माण के दौरान अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन भी फल निर्माण में भाग लेता है। इसलिए ऐसे फल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आभासी, असत्य या अवास्तविक फल कहलाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और सुनो। केला जो होता है, केला को सत्य फल माना गया है, क्यों बताओ? एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन बताओ क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें फल का निर्माण केवल और केवल किससे होता है, अंडाशय से होता है। बैठ गई समझ में? तो सत्य और असत्य के यदि रीजन पूछें आपसे, एग्जाम्पल तो हो गए, सेब तो इसका हो गया, केला इसका हो गया। रीजन यदि पूछें, रीजन आते हैं इसमें हमेशा, तो रीजन यदि आपसे पूछें तो बता देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी के साथ में लगभग ये चैप्टर कंप्लीट है आपका, लगभग। ठीक है, और यदि कोई चीज़ रह गई होगी तो कल आपके लिए बुक में एक बार देख के कोई पॉइंट बाई चांस हम लोग भूल गए हो, क्योंकि देखो ये मानव व्यवहार है हमारा भूलने का, और हम लोग बिना बुक के हम पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक अभी मार्केट में कम अवेलेबल है, तो जो भी रह गए हो वो आपके हो जाएंगे। अब सुनो आप लोग, थोड़ा सा टाइम आपका लास्ट ईयर के उस पे आते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया है, आपके लास्ट ईयर के सारे वो क्वेश्चन लोड किए हुए हैं, आप लोग भी कर लेना, सबके पास में नेट है। देखो पहला क्वेश्चन है जो कि कब आया है, ध्यान से सुनना, इनको लिख लेना साथ के साथ। पीडीएफ है ये, हाँ ये वाली मेरी वाली मैं डाल दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहना अधिक उपयुक्त है। देखो पहला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहना अधिक उपयुक्त है। अधिक उपयुक्त है, दो कारण दीजिए, दो कारण बताते हुए कथन की पुष्टि कीजिए। कथन की पुष्टि कीजिए। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आया था। ये मैं केवल अभी राजस्थान बोर्ड के चल रहे हैं हमारे, अभी केवल राजस्थान बोर्ड के अथवा करके क्वेश्चन आया था कि सजीव प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन
अधिक जोखिमपूर्ण नहीं होता है, नहीं होता है, कथन की पुष्टि कीजिए। ये वाला क्वेश्चन ये आया था बोर्ड एग्जाम, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2012 के अंदर, 2012 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब इसके रीजन देख लो। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहना अधिक उपयुक्त होगा, यह आपको पहले ही बताया था, लिखाया था। दो कारण बताने हैं आपको, दो कारण बताने हैं। कारण क्या है? क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो होती है वो आकारिकीय रूप से किसके समान होती है? जनक के समान होती है। ठीक है, आकारिकीय रूप से, और दूसरा आनुवांशिक रूप से भी किसके समान होती है? जनक के समान होती है। इसलिए इसको क्लोन कहना क्या होगा? अधिक। देखो क्वेश्चन वही है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन तो ये है, लेकिन उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है बस, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड तुम्हारे लिए दिखे। ठीक है, अगला है सजीव प्रजनक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन अधिक जोखिमपूर्ण नहीं होता, ये दे दिया है। ठीक है, कथन की पुष्टि कीजिए। सजीव प्रजनक प्राणियों की अभी बताया था कि इनमें संतति का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होगा? मादा शरीर के अंदर होगा, और मादा प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु को क्या देगी? जन्म देगी। और मादा जो होती है वो शिशु की पूर्ण सुरक्षा का कार्य करती है। इसलिए इनकी संतानों की उत्तरजीविता या जीवित रहने की संभावना कैसी होती है? अधिक होती है, बजाय किसके? अंड प्रजनक प्राणियों के। क्लियर है? अब आ जाओ 2013 का क्वेश्चन है ये। देखो 2013 में आया था, 2013 का बाह्य व आंतरिक निषेचन में, बाह्य व आंतरिक निषेचन में 4 अंतर लिखिए, 4 अंतर लिखिए। अथवा करके एक और क्वेश्चन आया था, लैंगिक व अलैंगिक लैंगिक व अलैंगिक जनन में 2 अंतर लिखिए तथा कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है? यह क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब सुनो, बाह्य व आंतरिक निषेचन में 4 अंतर लिख लेंगे, सिंपल है ना। नोट्स में भी लिखे हुए हैं, जिनको पीडीएफ डाली है उसमें भी लिखे हुए हैं, आराम से देख लेना। लैंगिक व अलैंगिक जनन में 2 अंतर, कोई 10-12 अंतर लिख रहे हैं, कोई भी 2 अंतर उनमें से लिख लेना। कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि कायिक जनन में पादप के जड़, तना, पत्ती जो होते हैं वो भाग लेते हैं, इनमें युग्मकों का कोई भी रोल नहीं होता है, इसलिए कायिक जनन को अलैंगिक जनन हम कह रहे हैं। अलैंगिक जनन की क्या परिभाषा है? जिसमें युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन नहीं हो, उनके बिना संतति का निर्माण हो। तो यहाँ पे भी कौन से युग्मक बन रहे हैं? कोई नहीं, ना ही युग्मकों का संलयन हो रहा है। ठीक है, अगला है, आज राजस्थान बोर्ड के ही हो पाएंगे आपके, कल सीबीएसई बोर्ड के पढ़ लेंगे हम। अगला 2014 का क्वेश्चन, 2014 में देखो, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन बोर्ड पे ही है। अंड प्रजनक की तुलना में, क्वेश्चन क्या पूछा है? अंड प्रजनक की तुलना में, अंड प्रजनक की तुलना में सजीव प्रजनक प्राणियों के शिशुओं की
सजीव प्रजक प्राणियों के शिशुओं की उत्तरजीविता के सुअवसर बढ़ जाते हैं, क्यों? यह क्वेश्चन है कि अंड प्रजक की तुलना में सजीव प्रजक प्राणियों के शिशुओं की उत्तरजीविता के सुअवसर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन वही है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सजीव प्रजक प्राणियों के शिशुओं की जीवित रहने की संभावना अंड प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक होती है, क्यों होती है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। तो किसी को परेशानी है इसमें? नहीं होगी। अगला ये 2014 में आया हुआ है। अब देखो बोर्ड का स्टैंडर्ड है तो बोर्ड अपने हिसाब से थोड़ा सा स्टैंडर्ड या क्वेश्चन को घुमा के तो देगी ही। अगला है 2015 का, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? अलैंगिक कहाँ है ये रहा। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? ये आया है 2015 में। और 2012 में क्या लिखा है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहना अधिक उपयुक्त है, कारण बताइए। और यहां दिया है कि क्लोन क्यों कहा गया है। दोनों के आंसर सेम है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव किया है, ठीक है। अगला है 2016 का। 2016 का है फंजाई तथा पादपों में, ध्यान से सुनना। 2016 पे आ गए हम कि फंजाई और कवकों में, पादपों में द्विलिंगी व एकलिंगी स्थिति स्थिति को उल्लेखित करना है कि द्विलिंगी और एकलिंगी स्थिति किन पादपों में, किन फंजाई और इनके संदर्भ में हमको एकलिंगी व द्विलिंगी स्थिति को बताना है। सबसे पहले एकलिंगी और द्विलिंगी होते क्या हैं इनके बारे में बताना है और इनके आपको क्या देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 2017 का देखो 2017 में आया था क्वेश्चन, हाँ 2017 में पहला क्वेश्चन था, आकारिकीय एवं आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहा जाता है? जो जीव आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से जनक के समान है उन जीवों को हम क्या बोलेंगे? लिख रहा है ना यहाँ, क्या बोलेंगे? क्लोन। 1 नंबर का है। दूसरा है भ्रूणोद्भव की परिभाषा लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं? युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उसे ही क्या बोलेंगे? भ्रूणोद्भव। 1 लाइन के आंसर हैं, 1 ही नंबर में आपसे पूछे हैं। अगला है 2000, ये तो हो गया 2017 का। अब आता है 2018 का। 2018 में सुनना, हाँ 2018 में देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। एक लिंगी व द्विलिंगी प्राणी में एक अंतर लिखना है। एक लिंगी और द्विलिंगी प्राणी में अंतर पूछा है, बता देंगे ना इसको। उसी के साथ में और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है, एक लिंगी का और द्विलिंगी का। अथवा करके एक क्वेश्चन और आया था, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। केवल नाम पूछे हैं, उसकी कोई डेफिनेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है। तो कोई भी लिख देना, पुनरुद्भवन, मुकुलन, विखंडन, कोई भी 2 विधियों के नाम, ठीक है। ये 2018 तक जो आपकी एनसीईआरटी थी उसके क्वेश्चन हो गए सारे के सारे, केवल राजस्थान बोर्ड के। क्लियर है ना? तो शायद लगभग आपके समझ में आ गए होंगे, लेकिन ध्यान रखना इस साल से सीबीएसई पैटर्न पे आपके वो होंगे एग्जाम, तो इसलिए हमको सीबीएसई के एक बार और देख लेंगे हम लोग कि वहां पे भी कैसे क्वेश्चन आते हैं।
वो हम लोग कल कराएंगे। और ये लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट है, कुछ यदि रह गया होगा तो उसको कल करा देंगे। और इनको एक बार आप पढ़ना, और कल ही आपको इस चैप्टर से संबंधित नीट के जो क्वेश्चंस हैं, नीट के क्वेश्चन वो भी आपके लिए बता देंगे, ठीक है। और जो बच्चे शुरू से वीडियो देख रहे हैं ना, वो अभी इसमें ये ढूंढ के बताना कि इस चैप्टर में अभी आपके लिए एक कमी और छोड़ी है, वो अभी आपको बताई नहीं है, किसी ना किसी वीडियो में आपके लिए बताई थी। और ध्यान के थोड़ी सी हिंट ये ध्यान दे लेना, जब आपको बीजाणु जनन पढ़ाया था तो वहां कुछ बात बताई थी किसी चीज को बताने की आपको, ठीक है। और एक बार आप लोग फिर कह रहा हूं पढ़ के देखना, क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे सीबीएसई बोर्ड के और नीट वाले क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद। पोस्ट कर दे वही, हाँ रेड बटन दबा तो रोकने वाले